बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। डियर एस्पिरेंट्स, आज लैंड एक्विजिशन एक्ट का हमारा 5th लेक्चर है और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रेफरेंस टू दी कोर्ट। डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे, अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे और आगे लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे। और मैं आप लोगों से ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को समझते हुए कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट होता है, तो इस चीज़ को जाने बगैर कि रमज़ान का एंड है और ईद आने वाली है, तो आपकी बड़ी मजबूरियाँ होंगी। उस चीज़ से कतई नज़र आप स्टडी सर्कल से बाहर नहीं गए होंगे, चाहे आप थोड़ा सा भी पढ़ रहे हों, आप ज़रूर जो है वो पढ़ रहे होंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर मैं एक जज होके आप लोगों के लिए इन दिनों में टाइम स्पेयर कर रहा हूँ, तो यू हैव नो एक्सक्यूज टू से दैट आई एम बिजी इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। यू मस्ट बी कॉन्शियस अबाउट योर फ्यूचर। एनी हाउ, मैं तो सिर्फ आपको कह सकता हूँ। तो आज 5th लेक्चर है। 5th लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने पिछले लेक्चर मिस किए हैं या आपके पास पिछला डाटा नहीं है, तो ये डिस्क्रिप्शन में एक फाइल है A to Z, उसमें जो है वो रेफरेंस दे दिया गया है। वहाँ पे हर किस्म का लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप ज्वाइन करने का भी तरीका है, सब कुछ है। अगर आप उसको गो थ्रू कर लें तो आपका उसमें जो है वो बहुत फ़ायदा होगा। एक अल्लाह को खुश करने के लिए और ये जानते हुए कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज इज़ सदका जारिया, अगर आप व्हाट्सएप पे एक अपनी ब्रॉड लिस्ट सी बना लें और उसमें सारे लॉयर्स के नंबर ऐड कर लें, कॉन्टैक्ट्स ऐड कर लें, और उसके बाद जो नॉलेज है, जो हमारे लेक्चर्स हैं, उनके लिंक आप शेयर करना शुरू कर दें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक ही पोस्ट के ज़रिए सारे लोगों को जो है वो नॉलेज जो है वो शेयर हो जाएगा। तो इट इज़ अनदर आइडिया, आप इसको कर सकते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं रेफरेंस टू दी कोड को। अच्छा, एक चीज़ तो ये है ना कि हम लोग जो है वो बेर एक्ट को पढ़ें, ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि हम बे रीडिंग करें। एक मैंने आपके लिए जो है वो उनको तरतीब दे के एक सीक्वेंस के अंदर नोट्स लिखे हैं। अगर मैं वहाँ से आपको समझाऊँ तो बहुत ईजी होगी। अगर आप मेरे नोट्स पढ़ने के बाद वो बेर एक्ट पढ़ लेंगे तो आपको बड़ी उसकी जो है वो समझ आ जाएगी। मैं आप लोगों से ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं वो जैसे मैंने बताया था कि साथ साथ पढ़ते जाना है और उसका इंडेक्स भी बनाते जाना है और उसकी स्कीम को भी समझते जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज अगर हमने सेक्शन 18 शुरू करना है, तो उससे पहले जो सेक्शंस हैं आप उन सब का सीक्वेंस भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। थोड़ा सा हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। पार्ट 2 है रेफरेंस टू दी कोर्ट एंड प्रोसीजर देयर ऑन। एक ये है कि कोर्ट में रेफरेंस कैसे जाना है और एक ये है कि उस रेफरेंस के बाद कोर्ट ने क्या प्रोसीजर करना है। तो मैंने इसको दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया है। मैं जो है वो आपको रेफरेंस टू दी कोर्ट पे अलग लेक्चर दूंगा और जो रेफरेंस जो प्रोसीजर ऑन रेफरेंस है उस पर मैं आपको अलग लेक्चर दूंगा, ठीक है। रेफरेंस टू कोर्ट सेक्शन 18 है और 19 है कलेक्टर स्टेटमेंट टू द कोर्ट और 20 है सर्विस ऑफ नोटिस। इसको देख लेते हैं। अब हम लोग जो है इसको जो वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं अपने नोट्सों की तरफ आता हूँ, फिर हम उसकी बे रीडिंग की तरफ भी आएंगे। ये नोट्स भी वो जो लिंक दिया है उसके अंदर अवेलेबल है, वहाँ से आप अपडेटेड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अपडेटेड ना हो तो विद पैसेज ऑफ टाइम वो अपलोड भी हो जाएंगे। जी। अच्छा, ये मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस टू मेक अ रेफरेंस टू द कोर्ट एंड व्हाट इज प्रोसीजर देयर ऑन। तो पेपर में ये दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं, एक भी बन सकता है अगर ज़्यादा नंबर का हो। एनी हाउ, आप इसको देखिएगा। अब मैंने लिखा है रेफरेंस टू द कोर्ट। सबसे पहले मैंने लिखा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा, अब आप ये फन सीखें, आप बेर एक्ट को पढ़ें और फिर मेरे नोट्सों को पढ़ें, तो देखें मैंने कैसे उनको कैसे तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के साथ हेडिंग्स दे के मैंने लिखा है। ऐसे बोंगी हेडिंग्स नहीं मैंने बनाई, मैंने एक फ्लो के साथ बनाई है। तो आने वाले वक्त में जो और बेर एक्ट्स हैं वो आपने खुद करने में, हर एक को तो इस तरह करवाने से रहा, तो ये चीज़ भी आपने खुद देखनी है, ठीक है। Competent authority to make reference to collector on application by person interested। रेफरेंस बनेगा कोर्ट को एक तो एप्लीकेशन के ऊपर पर्सन इंटरेस्टेड की तरफ से, और दूसरा रेफरेंस बन सकता है किसके कहने पे, एट द इंस्टांस ऑफ द
दूसरा जो रेफरेंस बना सकती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना सकती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि मुझे कलेक्टर का ये जो अवार्ड है ये मुझे कबूल नहीं है, उसने ज़्यादा पैसे जो हैं कंपनसेशन दूसरी पार्टी को जो है वो दे दी है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि रेफरेंस बाय कलेक्टर जो पहला है तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले है नेसेसिटी ऑफ रिटन एप्लीकेशन। एनी पर्सन इंटरेस्टेड who has not accepted the award may request the collector through a written application to refer the matter to the court for determination of his objection। कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन कोर्ट को कह सकता है और कलेक्टर को कह सकता है कि मुझे आपका अवार्ड कबूल नहीं है, आप प्लीज इसको आगे रेफर करें। किसको? ये जो कोर्ट की या आप कोर्ट में रेफरेंस भेज दें, मैं अब कोर्ट से फैसला करवाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? नेसेसिटी ऑफ रिटन एप्लीकेशन, कोर्ट में एक रिटन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, वो स्कोप एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन में क्या हो सकता है? उस एप्लीकेशन में कोई भी ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। ऑब्जेक्शन एजिटेटेड थ्रू एप्लीकेशन मे रिलेट टू मेजरमेंट ऑफ द लैंड। ठीक है, कि जनाब इन्होंने मौके पे लैंड ज्यादा ले ली है लेकिन जो मेजरमेंट है वो कम की है। ठीक है, यहाँ पैसे कम दिए जा रहे हैं, यहाँ गलत बंदे को पैसे दिए जा रहे हैं, या पैसों की तकसीम जो है लीगल हेयर्स में वो गलत की जा रही है, मेरा शेयर ज्यादा बनता है। ठीक है, तो ये वो ऑब्जेक्शंस हैं जिनसे रिलेटेड कलेक्टर को एक एप्लीकेशन दी जाएगी तो उसके अंदर लिखते हुए कि भाई इनमें से मेरा कोई ऑब्जेक्शन है तो आप इसको क्या करो, आगे फॉरवर्ड करो। अच्छा, आगे क्या? ग्राउंड्स ऑफ द एप्लीकेशन। अच्छा, उसकी ग्राउंड्स फिर क्या है? वो जो एप्लीकेशन होगी उसमें क्या दी जाएंगी? वो दी जाएंगी ग्राउंड्स जो कि क्या कंस्टिट्यूट करेंगी कोई भी ऑब्जेक्शन। द एप्लीकेशन शैल स्टेट द ग्राउंड्स कंस्टिट्यूटिंग द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय पर्सन इंटरेस्टेड। जाहिर बात है सिर्फ ये कह देना कि जनाब पैसे ठीक नहीं मिले ये काफ़ी नहीं होगा, उसकी ग्राउंड्स भी देनी होंगी। तो वो सी हेडिंग ये कहती है कि ऑब्जेक्शन तो आपने कोई भी उठा सकते हैं लेकिन उसकी रीजनिंग या उसकी ग्राउंड्स लिखना ज़रूरी है। Limitation for making application: if the person making it was present or represented before the collector at the time when he made his award within 6 weeks from the date of the collector's award। तो 6 वीक के अंदर अंदर उसने क्या करना है जी, कि उसने 6 वीक के अंदर अंदर उसने क्या करना है कि उसने वहाँ पे एप्लीकेशन मूव करनी है, बशर्ते कि वो वहाँ पे वो प्रोसीडिंग को उसने क्या कर रहा हो, वहाँ पे वो पेश हो रहा हो या किसी के थ्रू पेश हो रहा हो। तो 6 हफ्ते की लिमिटेशन है कि वो और वो 6 हफ्ते कहाँ से शुरू होंगे? अवार्ड से, जिस दिन कलेक्टर ने अवार्ड बनाया। In other cases, within 6 weeks of the receipt of notice from collector of making award under section 12 or within 6 months from the date of collector's award, whichever period shall first expire। अच्छा, अगर वो नीचे पेश नहीं हो रहा था, ठीक है, तो फिर उसकी लिमिटेशन कैसे जो है वो स्टार्ट होगी? फिर उसकी लिमिटेशन कैसे स्टार्ट होगी कि जो एक उसने वो जो अवार्ड बना के तो उसने क्या किया था, उसने उसका जो नोटिस जारी किया था सेक्शन 12 के तहत, ठीक है, वहां से लेके 6 मंथ के अंदर अंदर देखिए एक डेट होगी किसकी? एक अवार्ड जारी करने की, और एक डेट होगी जिस दिन उसको नोटिस वसूल हुआ होगा, जिस दिन उसको नोटिस वसूल हुआ होगा किसका? कि भाई आपकी गैर मौजूदगी में अवार्ड जारी हो गया। वो सेक्शन 12 के तहत है ना कि कोर्ट जो कलेक्टर है वो जब अवार्ड बना लेगा तो वो फिर उन लोगों को भी नोटिस करेगा जो उसके ख्याल में पर्सन इंटरेस्टेड थे और वो मौके पे मौजूद नहीं थे और उसने उनके हक में अवार्ड बनाया है। तो ये वाला जो पैरा 2 है ये कहता है कि वो अगर उसने उस अवार्ड को चैलेंज करना है या रेफरेंस बनाने के लिए एप्लीकेशन देनी है तो अगर तो उसको नोटिस, अगर वो नोटिस से समझता है मुझे नॉलेज हुआ है, तो फिर उसको जब वो नोटिस हुआ यानी उसको मिल गया नोटिस, वहां से 6 माह या जिस दिन कलेक्टर ने अवार्ड जारी किया उस दिन से 6 माह। लेकिन इन दोनों में से जो पहले 6 माह
एक्सपायर हो जाएंगे उसके अंदर अंदर उसने आना है। वो ये नहीं कह सकता कि 1 साल के बाद आए और आके कहे कि जनाब मुझे तो आज ही नोटिस वसूल हुआ है तो मेरी लिमिटेशन आज से स्टार्ट हुई है, नहीं, क्योंकि कलेक्टर ने जो अवार्ड जारी किया है उसके 6 माह जो है वो पूरे हो गए हैं। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद है रेफरेंस बाय provincial government. The provincial government may, if it has not accepted the award, refer the matter to the court within period of 6 months from the date of announcement of the award, provided that the court shall not entertain the reference unless in its opinion there is a prima facie case. ये prima facie case को highlight करें, for inquiry into and determination of objection against the award. गवर्नमेंट के लिए लिमिटेशन 6 माह है और उसका इप्सो फैक्टो जो है वो रेफरेंस एक्सेप्ट नहीं हो सकता जब तक के कोर्ट ये मुनासिब ना समझे कि उसका प्रीमा फेसी केस बनता भी है या नहीं बनता। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है कि रेफरेंस जो है वो कलेक्टर भी बना सकता है, रेफरेंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बना सकती है। ठीक है, अब क्या है कि देखें कि एक एप्लीकेशन आई किसके पास, कलेक्टर के पास, और कलेक्टर ने क्या किया कि उस एप्लीकेशन के ऊपर कलेक्टर ने जो है वो कलेक्टर ने वो एप्लीकेशन अब फॉरवर्ड कर दी किसको, कोर्ट को, रेफरेंस बना दिया। लेकिन उसने उसके साथ क्या लगाना है, एक स्टेटमेंट लगानी है जो सेक्शन 19 कहता है। वो कहता है while making reference to the court, the collector shall submit a written statement under his hand for court information regarding following facts. अब इन फैक्ट्स के बारे में वो कोर्ट को क्या करेगा, एक वो लिख के देगा, द सिचुएशन एंड एक्सटेंट ऑफ द लैंड विद पार्टिकुलर्स ऑफ एनी ट्रीज बिल्डिंग आर स्टैंडिंग क्रॉप्स देयर ऑन। कि वो क्या करेगा, वो बताएगा कि मौके की सूरत हाल क्या है और ये बताएगा मौके पे दरख्त, बिल्डिंग और क्रॉप्स वगैरह कितनी खड़ी थी। नेम ऑफ द पर्सन होम ही है रीजन टू थिंक इंटरेस्टेड इन सच लैंड, और वो लोग जिनके बारे में वो समझता था कि इंटरेस्टेड है। द अमाउंट अवॉर्डेड फॉर डैमेजेस एंड पेड आर टेंडर्ड अंडर सेक्शन 5 and 17 आर ईदर ऑफ देम एंड द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 11। तो ये वो मुख्तलिफ मकाम जब है, एक वो वहाँ पे जब उसने एंट्री की तो वहाँ पे जो डैमेज हुआ उसकी वो कंपनसेशन जो है वो उसने दी, या 17 के तहत भी वो क्या कहता है कि 17 के अगर वो सडनली वो गया है मौके पे पोजेशन लेने के लिए विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर, तो फिर वो मौके पे अगर डैमेज हुआ है तो वो उसको कह सकता है तुम ये अवार्ड ले लो। तो वो अगर उसको दिया है तो वो सारे का क्या करेगा, उसके बारे में एक स्टेटमेंट बना के देगा। इफ द ऑब्जेक्शन बी टू द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ग्राउंड ऑन विच द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन वाज डिटरमिन, अगर पार्टी को एतराज है कंपनसेशन की अमाउंट पे तो फिर वो भी लिखेगा कि मैंने ये कंपनसेशन किन ग्राउंड्स के ऊपर डिटरमिन की है, तो ये वो स्टेटमेंट जो है वो साथ जाएगी। डॉक्यूमेंट टू बी नेक्स्ट टू कलेक्टर स्टेटमेंट, और वो अपनी उसके साथ क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स जो है वो नेक्स्ट करेगा। कौन कौन सा, शेड्यूल गिवन पार्टिकुलर्स ऑफ द नोटिस सर्व्ड अपॉन, कि जो उसको नोटिस दिए गए थे उसका शेड्यूल की सूरत में सारी डिटेल लफ करेगा। शेड्यूल ऑफ द स्टेटमेंट इन राइटिंग मेड डिलीवर बाय पार्टीज इंटरेस्टेड रिस्पेक्टिवली, और वो पार्टीज कलेक्टर के सामने जो स्टेटमेंट देती रही वो भी साथ लगेंगी। तो ये था रेफरेंस टू द कोर्ट बाय द कलेक्टर। और अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कोर्ट प्रोसीडिंग पर्सुएंट टू द रेफरेंस, उसके बाद कोर्ट ने उसमें जो है वो प्रोसीडिंग जो है वो क्या करनी है। अब मेरी बात सुने, अब ये लैंड एक्विजिशन एक्ट है, ठीक है, बिलीव मी, वो नोट्स पढ़ने के बाद आप प्लीज उसको एक नज़र सिर्फ जो है वो आप अगर उसको देख लेंगे, एक नज़र आप इसको देख लेंगे तो आप फौरन उस पर समझ आ जाएगी कि मैंने किस सीक्वेंस के साथ लिखा। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नोट्स सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं, खुदारा आप उसके ऊपर रिलाय ना कीजिएगा। रिलाय आपने बेर एक्ट के ऊपर करना है। अगर आप
मेरे नोट्स के ऊपर सिर्फ रिलाय करेंगे और आप बेर एक्ट को नहीं पढ़ेंगे तो आप मेरे ही मौक़िफ़ की नफ़ी करेंगे कि प्राइमरी सोर्स बेर एक्ट होता है, जो सीक्वेंस उसमें होता है वो किसी नोट्स गाइड बुक में नहीं हो सकता। नोट्स गाइड बुक बाबर साहब के लेक्चर, बाबर साहब के नोट्स वो असिस्टेंस के लिए हैं, वो सेक्शन को समझने के लिए हैं, ना कि वो उनके ऊपर रिलाय करते हुए याद करने के लिए हैं। होप कि ये इस एक्ट के लिए नहीं कह रहा मैं आपको, हमेशा के लिए किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको कह रहा हूँ। तो होप कि ये सेक्शन 18-19 आप पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको इसमें समझ ना आएगी। मुझे अपनी दुआओं में आपने याद रखना है, प्लीज़ शेयर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।